हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं जो आपके सीटेट 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका जो पार्ट 1 है, भाग 1 यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके क्वेश्चंस जो आए थे उसको हम आज करने वाले हैं सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट है, बताना है कि इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जो शिक्षक के भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला आ जाएगा इसका, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये थोड़ी है कि अध्यापक सिर्फ कक्षा में भूमिका भी बनाए रखे कि उसको सिर्फ अनुशासन में रखना है, तो बच्चे कुछ मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे। सो एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, करना तो चाहिए पालन, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं सबसे अच्छे की, जो सबसे अच्छी भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम को पूरा समय पर करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना भी महत्वपूर्ण है। ये भी ठीक है वैसे तो, लेकिन सबसे स्ट्रिक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा? आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो बच्चे जो है वो पूछताछ के माध्यम से ईजिली सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। अब बात चल रही है कि समृद्ध शिक्षा को कौन सी जो है इसमें शिक्षा जो प्रोत्साहित करती है, कक्षा जो है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ में रखी हों, जो दिन से किसी भी समय प्राप्त की जा सके। तो ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है? पहला दिया हुआ, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का मतलब क्या होता है, भूमिका क्या है उनकी, वो एक क्या है, संसाधन है जो हमें क्या करते हैं, हमें उपलब्ध होते हैं एक सामग्री के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा रचनावाद। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, कब समझा जा सकता है? वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सा सबसे उपयुक्त है? देखिए, नंबर 1, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट पे पढ़ लेते हैं। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। इसमें पूछा गया था आपसे कौन सा बच्चों में अधिगम सुधार के लिए पूछा गया है। तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द 7 क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? अगर हम अनुशासन की बात करें तो नंबर 1, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को अपने शिक्षक को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, ये भी गलत है। शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, शिक्षकों को निर्देश थोड़ी दिया जाता है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग के लिए मदद करता है क्या? अनुशासन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो आपका चैप्टर है ना, अनुवांशिकता एंड वातावरण, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है अपने एग्जाम में। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखना अपने, जब भी केवल वर्ड आ जाए ना कहीं पे भी, इन आपकी जो CDP है, पेडागोजी है, जब भी पेडागोजी में केवल वर्ड आ जाए ना तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होगा। ये ध्यान रखना है अपने, क्योंकि कभी भी हम जो बात करते हैं ना, साइकोलॉजी की बात करते हैं, वो केवल के लिए कभी बात नहीं करता। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ये हो सकता है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, ये तो बिल्कुल गलत है। जीन थोड़ी निर्धारित करते हैं कि बच्चे क्या सीखेंगे या नहीं। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे को कि किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अगर अच्छी उसकी देखभाल और पौष्टिक आहार दिया जाए, जरूरी नहीं है क्योंकि किसी को जन्मजात विकार भी हो सकता है। क्लियर। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, कि पियाजे ने क्या नहीं कहा, ये पूछा गया आपसे। तो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये पियाजे ने कहा है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी पियाजे कहते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी कहा है पियाजे ने। अब ये निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये किसका कथन है, ये पियाजे का कथन नहीं है। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, पूछा है आपसे। तो नहीं के लिए आ जाएगा प्रेरकात्मक विचार का विकास, ऑप्शन नंबर 3। 11 डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलावा पूछा है, ठीक है, तो यानी नेगेटिव आएगा आपका। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये सही है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये भी करेक्ट है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, सिर्फ हम समय बिताने के लिए थोड़ी खेलते हैं। क्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। नंबर 1, अब गंभीर रूप से सोचने की बात कर रहा है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही करेक्ट लग रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है, किसी भी चीज़ को अगर हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, तो मतलब क्या है, हम गंभीर सोच रहे हैं। ठीक है। सेकंड भी पढ़ लेते हैं। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, सही जवाब क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो पहले हम करके सीखेंगे, फिर उनकी प्रयोजना, देन सहयोग से हम सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा समय ही जीवन है। अगर हम बात कर रहे हैं शिक्षा समय ही जीवन है, तो क्या बताता है, जीवन सच्चा शिक्षक है। क्योंकि हम जो जीवन में सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने आज स्कूल छोड़ दिया या फिर हमने कॉलेज में जाना छोड़ दिया तो हमने सीखना छोड़ दिया। तो हम हमारी जो जीवन है ना, जो हमारी जो लाइफ है, वो ही हमारा सबसे सच्चा क्या है, शिक्षक है। वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है पूरी लाइफ। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कोलबर्ग के सिद्धांत के हिसाब से बताना है किसे माना जा सकता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। निकटवर्ती विकास की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, आपका जो ये उभयलिंगी से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, बिल्कुल गलत। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, नहीं। ये आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। ठीक है। तो आपने सुना ही होगा जो होते हैं ना, उभयलिंगी जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके बारे में बात चल रही थी। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नाउ 18 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाओं की बात कर रहा है, किसको छोड़कर, ट्यूशन, मीडिया से सीखते हैं, समाजीकरण से सीखते हैं, संस्कृति से भी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, ट्यूशन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। अब ये कहते हैं आलोचना की बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं बच्चे की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इसको बाकी भी रीड कर सकते हैं एक बार। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल गलत। बुद्धि कई प्रकार की होती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि जो एकाधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21।
शिक्षण सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर हम बच्चों की ज़रूरतों का अगर हमें पता होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, शिक्षण की जो विधियाँ हैं उन्हें अपना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इस पे भी बहुत एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में नहीं है की बात हो रहा है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बहुबुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ये करेक्ट है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्लियर। बच्चों में प्रगतिशीलता डैश के कारण हो सकती है। प्रगतिशीलता की बात कर रहा है, एक अनुशासित दिनचर्या के अकॉर्डिंग आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आनुवांशिकता और वातावरण के बीच में जो अंतरक्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो प्रतिभाशाली जो बच्चे में होती है ना, प्रतिभाशालिता है जो बच्चे के अंदर, वो इस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो नंबर 1, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। बिल्कुल नहीं, बच्चों को वर्गीकृत हमने बिल्कुल ही नहीं करना है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, यानी कि उससे बच्चों को पहले से जो भी ज्ञान होगा ना, उनका इस्तेमाल करेंगे उनको आगे के ज्ञान में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। नंबर 1, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करने पर और उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अब नहीं की बात हो रही है तो कभी भी हम बच्चों को क्या करते हैं, अगर हम उनको डांट देंगे तो क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम अधिगम की बात करें या फिर हम जो अति संवेदनशील बच्चे हैं अगर हम उन्हें डांटेंगे ना तो वो उसी टाइम रोना शुरू कर देंगे। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या होते हैं, प्रत्यास्थी होते हैं। इसका आंसर सृजनात्मक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इस समय इस क्वेश्चन में कहाँ से किससे जाएंगे, प्रत्यास्थी के साथ जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना नहीं पूछा गया है तो हम सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो डर क्या है, एक संवेग है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो नंबर 1 है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत असीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, क्योंकि बच्चे को अनुभव है क्योंकि वो खुद दूध खरीदने जाता है ना। तो हाँ, जो दूध खरीदने जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि जो दूध बूथ पर किस तरीके से मशीन में से दूध आ रहा है, तो उसे लगता है कि दूध वहीं से मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि अनुभव पे आधारित है। सो दिस वॉज आपका
जो हमारी CDP थी 2018, जो CDP आई थी आपकी पेपर CTET के पेपर 1 में, तो उसके हमारे ये 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल है ये स्टूडेंट। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।